दोस्तों नमस्कार। एक फैसला 2024 में लिया गया था और एक फैसला 2026 में लिया जा रहा है। 2024 का फैसला देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने लिया था, यानी मोदी और अमित शाह ने लिया था। और 2026 का फैसला राहुल गांधी के साथ अब पूरा विपक्ष लेने को तैयार खड़ा है। 2024 में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बहुमत से नीचे 400 का नारा देने के बावजूद भी 240 पर जब बीजेपी अटक गई, तब मोदी और शाह ने फैसला लिया कि अब किसी भी राज्य में कोई चुनाव हारेंगे नहीं और पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ भगवा लहराएगा। इसके लिए जो करना हो सब किया जाएगा। और 2026 में जब पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम खुले तौर पर इस तर्ज पर सामने आ गए, जहां मसला सिर्फ ईवीएम, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन तक का नहीं था, इस देश की नौकरशाही, इस देश के अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी, इस देश के नियम कानून, इस देश में चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया, उसमें शामिल सेंटर के अधीन तमाम इंस्टीट्यूशन जो सक्रिय हुए, उसने पूरे विपक्ष को अब बेचैन कर दिया, यह कहते हुए कि मसला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है। इस वक्त तो मसला दरअसल केंद्र सरकार जिस तर्ज पर चल रही है और उसके मातहत जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो उसकी संवैधानिक ताकत है, उसके जरिए जो वो चुनाव जीतने के लिए पूरा सिस्टम इस देश में बना चुकी है, अब जरूरी है कि उस दिशा में कदम बढ़ा दिया जाए। यानी पश्चिम बंगाल के आंकड़ों को लेकर यह ट्रिगर है। ट्रिगर इसलिए है क्योंकि जितने वोट कटते हैं उससे कम वोटों के अंतर पर अगर बीजेपी सत्ता तक पहुंच जाती, और आकलन अब हो रहा है कि 49 सीट्स ऐसी है जहां पर जीत का जो पूरा बहुमत का हिस्सा है, यानी जो आंकड़े हैं जीत के, वो एसआईआर द्वारा काटे गए वोटों से कम है। यानी वो होते तो परिस्थिति कुछ और हो जाती। यह मैसेज सिर्फ एक ट्रिगर है क्योंकि इससे पहले इस देश के भीतर कई सवाल उठते चले गए और किसी ने उस दिशा में ध्यान ही नहीं दिया, या कहें हर कोई बिखरा हुआ था। सबने इस पूरे चुनावी सिस्टम के एक एक पुर्जे को देखा। किसी ने ईवीएम देखा, किसी ने ज्ञानेश कुमार को देखा, किसी ने इस दौर में चुनाव आयोग की सिर्फ उस भूमिका को देखा जहां पर बूथ पर मौजूद पॉलिटिकल पार्टी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके सामने क्या मुश्किल आती है। किसी ने 17C फॉर्म देखा, लेकिन कोई इस बात को समझ ही नहीं पाया कि दरअसल एक ऐसी मानसिकता 2024 के बाद इस देश में बनाती चली गई मौजूदा केंद्र सरकार, जिसके तहत कोई भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हो, यहां तक कि अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी हो, यहां तक कि वरिष्ठ से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, हर ने अपनी जरूरत और अपने अस्तित्व को उस सरकार के साथ जोड़ लिया जिस सरकार ने नारा दे दिया, अब हम सत्ता से बाहर जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमने पूरा सिस्टम क्रिएट कर लिया है। शायद इसीलिए यह एक सबसे बड़ी गलती पश्चिम बंगाल को लेकर कहीं हो तो नहीं गई, क्योंकि संविधान को ताक पर रखते हुए इस देश के चीफ जस्टिस तक को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से हटाकर संसद के जरिए कानून और बिल को पास कराने की परिस्थिति ने उस दौर में किसी ने नहीं समझा कि यह सरकार की ताकत है या सरकार अपनी ताकत के जरिए इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को अपने अनुकूल करने के लिए डिस्टर्ब कर रही है, या फिर किसी एक इंस्टीट्यूशन का सहारा लेकर दूसरे इंस्टीट्यूशन को वह पूरी तरीके से डैमेज कर देती है। पार्लियामेंट में बहुमत है तो आप विधेयक लेकर आए, लेकिन विधेयक था कि दरअसल इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में अब जो 3 लोग होंगे उसमें 2 सरकार के होंगे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे। कमोवेश यही स्थिति हर राज्य के भीतर टूटते विधायक, सांसद और शायद हर परिस्थिति में जो भी बात चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंची, चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया और धीरे धीरे उसकी जुबान पर टीएमसी भी आ गया, जहां वो ये कहने से चूका नहीं कि इस देश की लोकतांत्रिक पद्धतियों को ममता बनर्जी की पार्टी हानि पहुंचा रही है। और इसी बात का जिक्र होते होते चुनाव आयोग से निकलकर जब सुप्रीम कोर्ट तक बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हम दखल नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो स्वायत्त संस्था है। यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और इलेक्टोरल प्रोसेस में अगर गड़बड़ी हो और उसमें कटघरे में अगर चुनाव आयोग हो, उस चुनाव आयोग को बनाने वाली सरकार हो, उस सरकार से कोई सवाल ना पूछ पाने की स्थिति में चुनाव आयुक्त हो, चुनाव आयुक्त की पूरी नियुक्ति जिस तर्ज पर हो रही, और शायद यह स्थिति हर उस संस्थान के साथ जुड़ती चली गई जिसमें ईडी भी था, जिसमें सीबीआई भी थी, और कमोवेश यह स्थिति इस देश के भीतर जुडिशरी में भी रेंगने लगी। शायद इसीलिए जो
अदालतों के भीतर, चाहे वो निचली अदालत हो या फिर हाई कोर्ट तक की परिस्थिति में आइएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आइएगा, तो आपको पॉलिटिकल तरीके से जो भी मामले निचली अदालत से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आए, उसमें आपको लगभग 97.9% यानी 98% के करीब आप हर मामले को उलटते हुए देखते लगेंगे। और फिर उसके बाद कहा जाता है यह एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, और इस डेमोक्रेटिक सेटअप के दायरे में हर ईडी का छापा, हर सीबीआई की कार्रवाई, हर अदालतों के फैसले, हर चुनाव आयोगों द्वारा किए गए निर्णय और नए नए नीतियों को बनाते हुए अनुकूल परिस्थिति, इस दौर के पूरे हिस्से को अगर आप समझे तो जितने दिन इसके बीच में सफर करती है पूरी के पूरी देश की पॉलिटिकल सिस्टम और इस देश की डेमोक्रेटिक परिस्थितियां, उसमें इतना वक्त होता है कि उसके जरिए सत्ता अपने आप को बरकरार अपनी कुर्सी पर रख लेती है। तो क्या बंगाल में जो कुछ हुआ उसके बाद सवाल बंगाल से आगे निकल गया और अतीत के हर पन्ने को खोलने लग गया? विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज एक ट्वीट करते हैं। सोशल मीडिया में उन्होंने जो लिखा वो मैसेज है कि लड़ाई सिर्फ बंगाल को लेकर नहीं है, बल्कि 2024 के चुनाव और उसके बाद की परिस्थितियों को अगर आप देखें तो हर जगह सरकार तक चुरा ली गई। जिस बात का उन्होंने जिक्र किया है वो साफ तौर पर लिखा है कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा में 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर 6 यानी छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वह खुद रिमोट कंट्रोल्ड है। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 को भी पार नहीं कर सकते। बंगाल चुनाव नहीं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कह रहे हैं 140 भी पार नहीं कर सकते। और उसके बाद की परिस्थिति में अगर आप राज्य दर राज्य देखना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है अब आपके जहन में यह सवाल जरूर आ जाए, वोट का परसेंटेज कम हो गया लेकिन सीटें कैसे बढ़ गई? वोट का परसेंटेज और सीटों के बीच कोई तालमेल लोकसभा और विधानसभा के भीतर इस दौर में क्यों नहीं आया? और नहीं आया तो इसका मतलब है यह पूरी तैयारी 2029 के चुनाव में जीत के लिए हो रही है और बिसात बिछाई जा रही है 2024 का नारा 400 पार का जो नहीं चला वो 2029 में चल जाए। और इसके लिए हमें वोटर की जरूरत, हमारे सामने खड़े किसी मजबूत पॉलिटिकल खिलाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ही खिलाड़ी हैं, हम ही अंपायर हैं। यानी अभी तक जो जिक्र हो रहा था वो इलेक्शन कमीशन को लेकर हो रहा था, ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र था, लेकिन अब राहुल गांधी जिस पोटली को खोलना चाहते हैं उसमें ये सारे प्यादे हैं और नए तरीके से केंद्र सरकार की पूरी भूमिका सत्ता में बने रहने के लिए इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक सेटअप को पूरी तरह अपने लिए डिगाने की है। शायद इसीलिए पिछले दिनों जब राहुल गांधी खुले तौर पर एक रैली में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बकायदा चुनाव आयुक्तों का नाम, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेकर चेतावनी दी थी। यह चेतावनी क्यों दी गई थी हम उसको बतलाएंगे, लेकिन पहले इस बात को सुन तो लीजिए जो राहुल गांधी कह रहे थे। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। हम आपको साफ कह रहे हैं और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इस देश के चुनाव आयुक्तों को खुली छूट है, आप अपनी कार्रवाई करते चले जाइए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना एफआईआर ना कोई सजा। तो इससे ज्यादा बड़ी इम्यूनिटी क्या हो सकती है? लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सब कहने की नौबत आई क्यों? और अब जब पुराने कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं या खुलेंगे या फिर विपक्ष एकजुट होकर मैदान में इस आधार पर शामिल हो जाएगा कि दरअसल मसला एक चुनाव का नहीं, इस देश के भीतर लोकतांत्रिक परिस्थितियों को खारिज करते हुए
एक अपने तरीके की वैचारिक सोच के साथ जिस भारत को गढ़ने की सोच में सिर्फ एक तानाशाही तो नहीं रेंग रही। यह सवाल क्यों है? 240 सीटें लोकसभा में बीजेपी को मिली थी। उस लोकसभा चुनाव के 4 महीनों के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव थे। महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी ने लोकसभा की 9 सीटें जीती थी। 48 में से 9 सीट उसके पास गई थी। गठबंधन में साथी सहयोगी तो विधानसभा में भी थे, इसलिए सिर्फ आज जिक्र बीजेपी का हम कर रहे हैं। 48 में से 9 सीट बीजेपी जीतती है, यानी परसेंटेज है 26.18%। और जब विधानसभा में वो आती है एक झटके के भीतर, जो उसका परसेंटेज ऑफ वोट है कमोवेश उतना ही रहता है, या कहें 0.59% बढ़ जाता है, 26.77% हो जाता है। लेकिन जो 48 में से 9 सीट जिस परसेंटेज की दिशा में बढ़ रही है, उसके उलट उसका परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज 0.59% बढ़ता है, लेकिन सीटों का परसेंटेज जो लोकसभा में 18.75% की जीत थी, वह विधानसभा में बढ़कर 45.83% हो जाती है, यानी 288 में से 132 विधानसभा की सीटें वो जीत जाती है। चंद महीनों में इतना बड़ा उलटफेर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ही लोकसभा में चेहरा थे, विधानसभा में भी वो चेहरा थे, लेकिन बावजूद इसके परसेंटेज ऑफ वोट और परसेंटेज ऑफ सीट का जीतना गजब का है। 18% से 45% की जीत हासिल कर लेना। हरियाणा में कमोवेश यही स्थिति थी। हरियाणा में 10 में से 5 सीट बीजेपी जीती थी और हरियाणा के भीतर 90 में से 48 सीट बीजेपी विधानसभा में जीत गई चंद महीनों के बाद ही। परसेंट में इजाफा सीट जीतने में भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा की तुलना में विधानसभा में बीजेपी की सीटें कम हो गई। 8% बीजेपी की सीट कम हो गई, लेकिन लोकसभा की तुलना में विधानसभा में सीटें 4 से 5% बढ़ गई। कैसे संभव है? सब कुछ हो रहा है। अगर आप बिहार के भीतर भी झांक कर देखिए तो वहां भी लोकसभा और विधानसभा के भीतर सीटें बढ़ जाती है और परसेंट ऑफ वोट कम हो जाते हैं। यह भी अजीबोगरीब स्थिति है कि 6-7% सीटें बढ़ जाती है। 40 में से 12 सीट बिहार में लोकसभा में बीजेपी जीतती है, लेकिन 243 में से 89 सीट खुद जीतती है। इतनी ही सीट एक लिहाज से उनके सहयोगी जेडीयू को मिल जाती है, यानी पूरे तरीके से लगभग 80% सीट पर काबिज सत्ता पक्ष हो जाता है। यह कमाल लोकसभा में नहीं होता है, यह विधानसभा में हो जाता है, जो अगले बरस होता है, यानी 2025 में। और इसी प्रक्रिया में जब आप पश्चिम बंगाल में घुसेंगे तो वहां भी यह खेल होता है। 42 में से 12 सीट लोकसभा की बीजेपी जीतती है, लेकिन विधानसभा में 294 में से 207 सीट वो जीत जाती है, यानी सीटों में इजाफा। 28% सीट वो जीतती है लोकसभा में और विधानसभा में वो 70% से ज्यादा सीट जीत जाती है। कैसे संभव है? और इस पूरी प्रक्रिया में कमोवेश हर राज्य में जब यह होता चला आया है तो हर कोई यह मान रहा है कि अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 36 सीटें बीजेपी जीती थी, यानी 43.69%। अब सवाल है विधानसभा में क्या इतनी ही सीटें जीतेंगी, या फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, बंगाल, बिहार सबके एक्सपेरिमेंट जब उत्तर प्रदेश में काम करेंगे तो उसकी तादाद एक झटके में 250 से 300 सीट वो जीत चुकी होगी, यानी बहुमत के साथ ही नहीं बल्कि बहुमत से कहीं ज्यादा हो सकता है इस बार वो 2/3 सीटें जीत जाए। शायद इसीलिए पहले दिन से अखिलेश यादव ये कहते रहे, मैं खुद अगर 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं लोकसभा में तो भी मुझे भरोसा ईवीएम पर नहीं होगा। लेकिन अब तो सवाल हर पुराने कच्चे चिट्ठे को खोलने का इसलिए है क्योंकि जिस अयोध्या के आसरे, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आसरे बीजेपी सोच रही थी कि पूरे देश में तरंगे दौड़ने लगेगी 2024 के चुनाव में, उल्टे वो अयोध्या में ही चुनाव हार गई। अब विधानसभा के चुनाव जब सामने आएंगे तब क्या होगा, जो अगले साल के शुरू में होने हैं। पार्लियामेंट में दिया गया अखिलेश यादव का एक भाषण का एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं, इसका जवाब देगा कौन? ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़े। दरअसल 2024 के बाद संसद के भीतर ही 6 बार मामले ईवीएम को लेकर, एसआईआर को लेकर
एक लंबी बहस के दौरान उठे, सिंबॉलिक तरीके से कहिएगा तो लगभग 19 बार ये मामले उठाए गए, लेकिन बंगाल चुनाव से पहले की परिस्थिति में समझे तो विपक्ष बिखरा हुआ था। उसकी सोच एक अलग अलग धारणा के साथ चल रही थी। शायद इसीलिए अब सवाल, अगर 2024 में बीजेपी ने यह सोच लिया या प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने इस पूरे सिस्टम को, चुनावी सिस्टम को ही अपने अनुकूल करने की सोच डाली और 2029 की दिशा में वो कदम बढ़ाने लगे, यह सोचते हुए कि अब हमें कोई हरा नहीं सकता है, तब अगला सवाल था वाकई सिस्टम को तोड़ेगा कौन? बंगाल के चुनाव में क्या उस पलीते में आग लगा दी? और नए तरीके से अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए सोचना है क्योंकि उनका अपना अस्तित्व बचता ही नहीं। अभी तक विपक्ष की भूमिका हो, कुछ विशेषाधिकार मिल जाएं, इस दौर में पैसे की उगाही भी हो रही हो, ब्लैक मनी पर नजर भी ना पड़ रही हो, क्योंकि केंद्र द्वारा या सत्ता द्वारा निर्धारित डेमोक्रेसी में आप पायदान बने हुए थे। लेकिन अब तो वो पायदान कैसे बन पाएगा? यह सवाल हो सकता है यूपी इलेक्शन उसकी आखिरी कील साबित हो जाए, जब अखिलेश हार जाए। लेकिन सवाल अब यह है कि बंगाल के चुनाव ने अगर ट्रिगर दबाया है तो उत्तर प्रदेश के भीतर पहले दिन से ही यह सवाल अखिलेश के जहन में होगा, हम तो चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं, अब तैयारी कुछ और करनी होगी या पूरे के पूरे विपक्ष को एकजुटता के साथ उत्तर प्रदेश के मैदान में इस तरीके से कूदना होगा जहां मैसेज बहुत साफ जाए कि यह प्रयोग नहीं चलेगा, यह सिस्टम हम धराशायी करेंगे। दरअसल 3 बड़ी वजह है। पहली वजह हर किसी ने खुले तौर पर देखी इस देश में, विचारधारा की बात। 2014 से जो विचारधारा का ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें बीजेपी ने खुद को हिंदू पार्टी का ऐलान कर दिया, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहा यह हिंदू पार्टी नहीं है, यह मुस्लिम तुष्टीकरण की दिशा में है, कोई मुस्लिम पार्टी है, कोई मुस्लिम लीग है। इन सब बातों का जिक्र होते होते जिस वैचारिक परिस्थिति को इलेक्शन से जोड़ते हुए अपने आप को उस नेशनलिज्म के आवरण में लाने की कोशिश थी, उसमें सफल हो गई बीजेपी और स्थापित होते चला गया संघ की सोच और बीजेपी की अपनी भगवा सोच, या कहें उसके अपने सेफनाइजेशन जो था वो खुलकर सामने आना चल गया। यह पहला हिस्सा था जहां उसको सफलता मिली। दूसरी सफलता उसके साथ हर चुनाव में जीत की जुड़ते चले जाना था। जुड़ते चले जाने का मतलब यह होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस इस डेमोक्रेटिक सेटअप में चेक एंड बैलेंस करने की दिशा में काम करे, वो सिर्फ अब विपक्ष को चेक करे या फिर डेमोक्रेटिक सेटअप को जो केंद्र बनाना चाहता है उसको वो चेक करने की कोशिश करे। कोई बैलेंस का जिक्र नहीं है यहां पर। और जब आप इस दिशा में आ गए तो इसका खुला नजारा पश्चिम बंगाल के भीतर यह भी नजर आने लगा कि कैसे क्या कुछ काउंटिंग सेंटर में हो रहा था, कैसे कुछ एक झटके में ऑब्जर्वर एक थानेदार की तरफ बर्ताव करने लगे, कैसे इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त जो सेंट्रल ऑब्जर्वर थे उनकी भूमिका कहां लापता हो गई या कहां पर सक्रिय हो गए। यह सब सारी परिस्थिति धीरे धीरे रेंगते हुए पश्चिम बंगाल में उभरकर सामने आ गई। अब यहां पर एक तीसरा प्रयोग है। ये 2 प्रयोग तो खुले तौर पर हो गए, विपक्ष का बटना बिखरना भी हर किसी ने देख लिया, आवाज का उठना भी देख लिया, सत्ता में आए तो छोड़ेंगे नहीं इस नारे को भी सुन लिया, लेकिन सत्ता में आएगा कौन और कैसे आएगा? अब इस दिशा में सत्ता में विपक्ष आ ही नहीं पाए। इलेक्शन कमिश्नर या किसी भी नियुक्त आईएएस आईपीएस अधिकारी को इसलिए इम्यूनिटी नहीं है, उसको यह गारंटी है कि यह सत्ता जा ही नहीं सकती है, तो सबका स्टेक इस सत्ता को लेकर लगा है। आपको जितने जो काम गलत करने हैं करते चले जाइए, हम नहीं जा रहे हैं। यह मैसेज बहुत साफ है। और जब यह मैसेज समाज के भीतर, देश के भीतर इस तर्ज पर घुमड़ने लग जाए कि यही नेशनलिज्म है, यही देश की रक्षा है, यही देश का पूरा वैचारिक सोच है, विचारधारा है, तो फिर उसके बाद क्या बचेगा? और कमोवेश यही स्थिति आ गई। और इसमें जो अब रोकने का सवाल था, उसमें हर उस राज्य में जो 2024 के चुनाव में जहां जहां बीजेपी हारती चली गई, अब वहां पर मजबूती चाहिए बीजेपी को, और मजबूती के लिए वहां के जो नेता हैं उनकी साख खत्म पॉलिटिकल तौर पर करनी होगी। उसके दायरे में पश्चिम बंगाल आया, उसके दायरे में तमिलनाडु आया, उसके दायरे में महाराष्ट्र आ चुका था, उसके दायरे में बिहार आ गया, उसके दायरे में अब उत्तर प्रदेश को लाने की कोशिश होगी, उसके दायरे में दिल्ली आ चुकी है, उसके दायरे में पंजाब भी आ जाएगी। वामपंथियों का सुपड़ा साफ इस देश से हो चुका है, तो छिटपुट जो उनके 8 सांसद इस वक्त पार्लियामेंट में बैठते हैं, आने वाले वक्त में वो भी नहीं बैठे। झारखंड के भीतर हेमंत सोरेन है तो उनकी फाइल फिर से खोल दी जाए। जो भी माइनिंग के घोटाले से जोड़ी गई थी, कुछ मिला तो नहीं, लेकिन फाइल खोलकर जेल तक पहुंचाना और साख पर आंच या कहीं दाग लेकर आ जाना, यह बहुत कठिन काम होता नहीं है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद चाहे आप बेदाग हो जाएं, लेकिन दाग की प्रक्रिया में आपकी साख तो चलती चली जाए। तो शायद इसीलिए इस देश के भीतर लगभग 275 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे छत्रप, जो एनडीए के साथ नहीं बल्कि इंडिया के साथ या कहें एक वक्त में यूपीए के साथ हुआ करते थे, उन पर हमला शुरू हुआ है।
और वो हमला होते होते उन 275 में से तकरीबन 120-22 सीटें विपक्ष ही जीता। उस पर अगर हमला कर दिया जाए तो यह पूरा शिफ्ट हो जाएगा 2029 में और 400 पार का नारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तो आप कोई भी नारा लगा सकते हैं, क्योंकि इस देश के भीतर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नजर आ रही होगी या उनके साथ खड़े दल ही सांस ले पा रहे होंगे। क्योंकि इसके ठीक समानांतर इलेक्शन जीतने के लिए जो भी हथियार चाहिए, हथियार का मतलब वो पैसा है, हथियार का मतलब वो व्यापारियों का पैसा है, वो डोनेशन है, वो कॉर्पोरेट की हिस्सेदारी है, वो हर स्टेट में बनने वाली पॉलिसी और उसके जरिए कॉर्पोरेट का जो पॉलिटिकल दान होता है वो सब है। यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी पूरे तरीके से इस देश के हर राज्य में जो भी रीजनल फोर्सेज है उनसे कट कर दी जाए तो चुनाव मैदान में वो कैसे पहुंचेगा और क्या लड़ेगा। शायद इसीलिए बंगाल ने अगर ट्रिगर का काम किया तो अब यह समझना होगा कि साथ जुड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कॉर्पोरेट हो, उनके भीतर कैसे हिम्मत आएगी, और हिम्मत दिलाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए यह गलती जो ट्रिगर दबा दी गई बंगाल की, उसके बाद जो अब सब इस पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं कहें बल्कि इलेक्ट्रल सिस्टम को कहें, यह चुनावी सिस्टम के भीतर अब विपक्ष को सेंध लगानी और तैयारी उसी की हो रही है। कितना सफल होंगे या नहीं होंगे यह सवाल उनके विजन पर छोड़ दीजिए, लेकिन एक सवाल तो साफ है कि बंगाल के बाद 2024 से लेकर बंगाल तक के इलेक्शन की अगर सारे कच्चे चिट्ठे और दस्तावेज अगर उभर कर सामने आने लगेंगे तो सवाल सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं बल्कि इस देश के भीतर हर उस बड़ी कार्रवाई का होगा जिस कार्रवाई से लाभ पॉलिटिकल तौर पर होता है मौजूदा राजनीतिक सत्ता को। उसके दायरे में इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भी आते हैं, इस देश के भीतर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, और इस देश के भीतर हर इंस्टीट्यूशन भी आता है, और संयोग से इन्हीं का स्टेक उस सरकार के साथ जुड़ चुका है। जहां पर सरकार गिरेगी तो इन्हें पता है कार्रवाई होगी, तो गिरने ही नहीं दो और अपने स्टेक को कंटिन्यू रखो। यह एक नए तरीके की लड़ाई है जिसके दायरे में भारत का मीडिया भी सत्ता के साथ खड़ा है। अब आप कैसे लड़ेंगे, शायद यह रास्ता आप ही को बनाना है, इस देश के विपक्ष को ही बनाना है जो चुनाव में प्लेयर होते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा प्लेयर खुद ही अंपायर भी है, खुद ही नियम कायदे भी तय कर रहा है। तो लड़ाई मान लीजिए शुरुआत है, और इस शुरुआत के पीछे का अनूठा सच यही है, पहली बार इस देश में चुनावी लोकतंत्र कहीं गायब हो गया है। यह सवाल खुले आसमान तले हर किसी को पता है, लेकिन रास्ता किसी को नहीं पता है। शायद इसीलिए यह परीक्षा संविधान की भी है, संविधान बनाने वालों की भी है, जिन्होंने सोचा ही नहीं था यह देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा होगा जहां मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मुद्दा इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, मुद्दा इस देश की डेमोक्रेसी होगी, और मुद्दा इस देश का चुनाव होगा। सोचा नहीं था, लेकिन इस मुहाने पर देश तो खड़ा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।